Audio Jungle. Hello and welcome to Hope to Shanti Yadav. This is ICAN series important current affair in nutshell and today we are going to talk about Nobel Prize in Economics. तो 2020 का नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में किसको मिला है, किस काम के लिए मिला है और वो काम है क्या, सब कुछ जानेंगे आज। तो 2020 का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला है यूएस इकोनॉमिस्ट पॉल मिलग्रॉम को एंड रॉबर्ट विल्सन को फॉर देयर वर्क ऑन ऑक्शन थ्योरी। तो ये ऑक्शन क्या है, ऑक्शन थ्योरी क्या है, हम सब समझेंगे धीरे धीरे। पहले उससे पहले इनके नाम देख लीजिए और चेहरे देख लीजिए। पॉल आर मिलग्रॉम ये हैं, रॉबर्ट बी विल्सन इनके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन क्या है हम सब जानेंगे। अंत तक बने रहिएगा, पूरा आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। समझते हैं कि ऑक्शन क्या होता है। ऑक्शन का बेसिकली मतलब होता है बोली लगाना। जैसे कि आपने कोई चीज रख दी और उसकी बोली लगाई, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, इसको आपने रख दिया और आपने बोली लगाया 1001, 1002, 1003 और जो हाईएस्ट बिडिंग करेगा, जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको ये चीज दे दी जाएगी, एलोकेट कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोल का ब्लॉक है, तो कोल के ब्लॉक का पहले ऑक्शन होगा देन एलोकेशन होगा। ऑक्शन मतलब इस कोल के ब्लॉक पर लोग पहले बोली लगाएंगे कि कौन इसको खरीदना चाहता है और जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको ये चीज एलोकेट कर दी जाएगी। तो कोल का ब्लॉक एलोकेट यानी उसको दे देना और वो उससे क्या करेगा, कोल को एक्सट्रैक्ट करेगा, एक्सट्रैक्शन करेगा कोल का। समझ रहे हैं इस बात को? तो ऑक्शन, एलोकेशन एंड एक्सट्रैक्शन, समझ आई बात या नहीं? ऑक्शन का बेसिकली मतलब होता है बोली लगाना और बोली लगा के बाय द वे हम कर क्या रहे हैं, उस गुड्स का हम क्या कर रहे हैं, प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं कि उसका प्राइस है क्या। तो बेसिकली जो ऑक्शन होता है इट्स अ प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज का एक प्राइस निकालने का तरीका है ऑक्शन प्रोसेस, ठीक है। और ऑक्शन प्रोसेस क्लोज फॉर्मेट में भी हो सकता है, ओपन फॉर्मेट में भी हो सकता है। और जनरली ऑक्शन में जो प्राइवेट एंटिटीज होती है वो अपना रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती है और गवर्नमेंट हो सकता है अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने की जगह और ढेर सारे फैक्टर्स को भी देखे। जैसे कि अगर स्पेक्ट्रम एलोकेट करने की बात आती है तो हो सकता है गवर्नमेंट उसको स्पेक्ट्रम एलोकेट ना करे जिसने हाईएस्ट बिड की है, मे बी उसको करे जो कि टेलीकॉम सर्विसेज सब तक एसेसिबल करवा सके, यानी गरीबों तक भी जो टेलीकॉम सर्विसेज पहुंचा सके, उस एंटिटी को हो सकता है वो चीज स्पेक्ट्रम एलोकेट करे गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट हो सकता है कई अदर फैक्टर्स को फैक्टर इन कर सकती है, हो सकता है अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने की जरूरत ना समझे। और देखिए ये बात तो है, गवर्नमेंट वेलफेयर ऑफ द नेशन, वेलफेयर ऑफ द पीपल चाहती है और प्राइवेट एंटिटी चाहती है कि वो अपना रेवेन्यू मैक्सिमाइज कर सके। तो गवर्नमेंट का बेसिकली काम ही यही है, वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो हो सकता है किसी भी एक ऑक्शन में प्राइवेट एंटिटीज जो होगी वो रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगी और गवर्नमेंट सभी फैक्टर्स को देखेगी। इनफैक्ट भारत में जब ये ऑक्शन प्रोसेस नहीं होता था उससे पहले एक प्रोसेस था लाइसेंसिंग मैकेनिज्म। उसमें गवर्नमेंट लाइसेंस देती थी प्राइवेट एंटिटीज को जो कि हाईएस्ट बिड करती थी या जो कि बहुत लोगों तक सोशल बेनिफिट्स पहुंचा सके। जैसे कि मैंने आपको स्पेक्ट्रम के केस में बताया, उसको गवर्नमेंट एलोकेट करती थी। पर लाइसेंसिंग मैकेनिज्म में एक प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशन होता था, जिसको चाहे उसको दे सकती थी। तो उसकी वजह से नेपोटिज्म बहुत तेजी से फैल रहा था, भाई भतीजावाद, समझते हैं आप, और प्लोरिफिलेशन ऑफ लॉबिंग। तो लॉबिंग की प्रॉब्लम बहुत ढेर सारी थी, इसलिए ऑक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और किसी भी ऑक्शन प्रोसेस का क्या आउटकम हो सकता है वो कुछ सर्टेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि उस ऑक्शन के रूल्स क्या हैं। वैल्यू अटैच टू द गुड्स दैट इज पुट टू वोट, तो जो गुड को हमने वोट के लिए रखा उसकी क्या वैल्यू इस पे डिपेंड कर सकता है। और कुछ अनसर्टेनिटी होती है जो कि बिडिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। तो इन तीन फैक्टर की वजह से, इन तीन वेरिएबल की वजह से हो सकता है ऑक्शन प्रोसेस का आउटकम डिफरेंट डिफरेंट हो। तो इस साल का जो ऑक्शन नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स में, मिला है इन दोनों को, पॉल आर मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट बी विल्सन को। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऑक्शन थ्योरी में इंप्रूवमेंट की है। तो पहली चीज इन्होंने क्या की, ऑक्शन थ्योरी में इंप्रूवमेंट की है। और दूसरी चीज इन्होंने नए ऑक्शन फॉर्मेट्स को इन्वेंट किया है, इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट, ताकि गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा जा सके जिनको ट्रेडिशनल ऑक्शन फॉर्मेट से बेचना बहुत डिफिकल्ट होता था। जैसे कि स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव्स को ट्रेडिशनल वे से हम नहीं बेच सकते हैं, इसके लिए कुछ ऑक्शन थ्योरी चाहिए होगी, इसके लिए कई नए ऑक्शन फॉर्मेट चाहिए होंगे। तो इन्होंने इस चीज पर काम किया और क्या बेहतरीन काम किया, आगे आप देखिएगा। ऑक्शन थ्योरी होती क्या है, देखिए, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट एलोकेशन। ट्रांसपेरेंट एलोकेशन का मतलब होता है पारदर्शिता,
यानी आप ट्रांसपेरेंट वे में कोई काम कर रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस और आइटम्स ऑफ बिजनेसेस इन फ्री मार्केट टू द बेस्ट बिडर फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। समझ गए इस बात को या नहीं? तो अगर लाइसेंसिंग मेथड होता तो उसमें तो ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, गवर्नमेंट किसको देना चाहती है उसको दे देगी। लेकिन ऑक्शन थ्योरी क्या होगा? ट्रांसपेरेंट एलोकेशन होगा, यानी पारदर्शिता होगी, जो हाईएस्ट बिड करेगा उसको ही दिया जाएगा। था कि ऑक्शन किस काम के लिए? ताकि हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस डिस्कवर कर सके। तो ऑक्शन थ्योरी कुछ चीजों के बारे में पढ़ती है, जैसे कि ऑक्शन किस तरह से डिजाइन किए जाएंगे, क्या रूल्स होंगे उस ऑक्शन को गवर्न करने के लिए, उस ऑक्शन में बिडर का बिहेवियर कैसे होगा इसको देखेंगे, और व्हाट आउटकम्स आर अचीव्ड थ्रू ऑक्शन। तो ये ऑक्शन थ्योरी होगी, इन सब के बारे में पढ़ेगी, और फिर कोई ऑक्शन थ्योरी आएगी जो कि ट्रांसपेरेंट एलोकेशन करेगी रिसोर्सेज का। ये चीज समझ आई है नहीं आई आपको? तो बेनिफिट्स क्या है ऑक्शन थ्योरी की? इट अंडरस्टैंड द बिडर्स बिहेवियर। तो बिडर्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेगी तभी तो जान पाएगी कि ऑक्शन थ्योरी का आउटकम क्या होगा। मैंने आपको बताया चूजिंग द बेस्ट डिजाइन एंड फॉर्मेट। तो गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेडिशनल मेथड से बेचा जाना मुश्किल होता था, जैसे कि स्पेक्ट्रम। तो क्या डिजाइन होना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ताकि हम सही तरीके से उस गुड्स का एलोकेशन कर सके। इसके लिए भी ऑक्शन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टू अंडरस्टैंड द इवॉल्विंग नेचर ऑफ ऑक्शन, बिल्कुल सही बात है। टू अंडरस्टैंड द आउटकम्स ऑफ डिफरेंट रूल्स ऑफ ऑक्शन। तो डिफरेंट रूल्स जब ऑक्शन थ्योरी के होंगे, उसके क्या डिफरेंट ऑक्शन आ रहे हैं, इसको समझने के लिए ऑक्शन थ्योरी का होना बहुत जरूरी है। एंड टू अंडरस्टैंड why government across the world should not put too much emphasis on maximizing revenue। तो ये समझने के लिए कि सभी गवर्नमेंट, विश्व में जितनी भी गवर्नमेंट है, उन सभी को अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए इतना एम्फेसिस नहीं करना चाहिए, बल्कि कई और ढेर सारे फैक्टर्स को पुट इन करना चाहिए। देखिए इंडिया में हमने स्पेक्ट्रम जो एलोकेट किया था, हाईएस्ट बिडर को किया था, उसकी वजह से वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से टेलीकॉम सेक्टर अभी क्राइसिस में है। बहुत ढेर सारा बोझ हो गया है, यानी डेट बहुत ढेर सारा इकट्ठा हो गया है। ये रीजन है क्योंकि गवर्नमेंट जो है उन्होंने हाईएस्ट बिडर को स्पेक्ट्रम एलोकेट किया था। तो गवर्नमेंट को हाईएस्ट बिडर को स्पेक्ट्रम एलोकेट करने में, मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू में इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि कई और ढेर सारे फैक्टर्स को देखना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको सोशल बेनिफिट बताया था। और गवर्नमेंट को इंडिया में अगर स्पेक्ट्रम का एलोकेशन करना है तो एक मेथड है सेकंड प्राइस ऑक्शन थ्योरी। तो सेकंड प्राइस ऑक्शन थ्योरी का मतलब यह है कि जो भी हाईएस्ट बिडिंग करेगा उसको वो पे करना पड़ेगा जो सेकंड हाईएस्ट बिडर ने ऑफर किया है। इसे बोलते हैं सेकंड प्राइस ऑक्शन थ्योरी। तो गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे सकती है अगर गवर्नमेंट को इस चीज से बचना है। तो कुछ बेनिफिट्स है ऑक्शन थ्योरी के जो कि मैंने आपको यहां पर बताया। आप समझते हैं कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन क्या है रॉबर्ट बी विल्सन का एंड पॉल आर मिलग्रॉम का। उससे पहले हमको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। कॉमन वैल्यू, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का कॉमन वैल्यू क्या होता है, एंड प्राइवेट वैल्यू क्या होती है। और बहुत इजी है ये समझना, एक एग्जांपल दूंगा और समझ में आ जाएगा। देखिए आपने कोई भी पेंटिंग बनाई, जब आपने पेंटिंग बनाई तो उसकी अगर आपने कॉस्ट निकाली कि ब्रश का कितना लगा और उसका जो भी उसमें जितना भी आपने रॉ मटेरियल यूज किया, उस पेंटिंग में कितना कॉस्ट इन्वॉल्व है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है, तो वो सबके लिए बराबर होगी, है ना। तो उस कॉस्ट को बोलेंगे कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू का मतलब है कि उस पेंटिंग की जो भी कॉस्ट होगी सबके लिए बराबर होगी, तो उसको बोलेंगे कॉमन वैल्यू ऑफ दैट पेंटिंग। लेकिन वो पेंटिंग जब ऑक्शन में रखी जाएगी, जब बहुत ढेर सारे लोग उस पेंटिंग को अलग अलग नजरिए से देखेंगे, उनके अलग अलग परसेप्शन की वजह से उस पेंटिंग की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। इसे बोलेंगे प्राइवेट वैल्यू। कॉमन वैल्यू मतलब कि उस पेंटिंग की कॉस्ट क्या है, इसलिए उसको बोलेंगे कॉमन वैल्यू, क्योंकि सबके लिए सेम होगी। लेकिन वो पेंटिंग जब बन के तैयार हो जाएगी, उसको अलग अलग लोग अलग अलग परसेप्शन से देखेंगे, अपने अपने नजरिए से देखेंगे, इसको बोलेंगे प्राइवेट वैल्यू। तो हो सकता है एक आर्टिस्ट के लिए वो पेंटिंग बहुत वैल्यूएबल हो सकता है वो साइंस बैकग्राउंड के लिए वो इतनी वैल्यूएबल ना हो। तो ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो कॉमन वैल्यू समझ गए आप, प्राइवेट वैल्यू समझ गए। अब समझते हैं ये दोनों थ्योरी हैं क्या। तो रॉबर्ट बी विल्सन ने काम किया विनर्स कर्स पे। तो रॉबर्ट विल्सन ने कहा, कॉमन वैल्यू प्रिंसिपल पे उन्होंने खूब बातें की और इस पर काम किया, और उन्होंने बताया कि एक रैशनल बिडर होगा वो टेंड्स टू प्लेस अ बिड बिलो देयर ओन बेस्ट एस्टिमेट ऑफ कॉमन वैल्यू टू इवेट द विनर्स कर्स। विनर्स कर्स का मतलब क्या होता है? देखिए कोई भी एक सामान है जिसकी कॉमन वैल्यू यानी सबके लिए जो वैल्यू है वो मान लीजिए $25 है। $25 का वो गुड है, लेकिन आपने ऑक्शन करते समय, बोली लगाते 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 समय आपने हाईएस्ट बिडिंग की $50 की।
तो आप वो बिडिंग, वो ऑक्शन प्रोसेस तो आप जीत गए, $50 में आपने खरीद तो लिया, लेकिन वो $25 की चीज आपने $50 में खरीदी। दैट इज विनर कर्स। यानी आप बोली तो जीत गए, ऑक्शन तो जीत गए, पर एक्चुअल में रियलिटी में आप हार गए। इसे बोलते हैं विनर कर्स। विल्सन साहब ने इस चीज पे काम किया और उन्होंने बोला कि एक रैशनल बिडर होगा, जिसके पास रैशनैलिटी होगी, वो हमेशा जो उसका कॉमन वैल्यू होगा, जो भी उस गुड्स का कॉमन वैल्यू होगा, उससे नीचे बिड करेगा। यानी अगर $25 रुपए की कॉमन वैल्यू है तो हमेशा वो $23, $21 ऐसे बिड करेगा, $25 से ऊपर नहीं जाएगा, ताकि विनर कर्स को वो इवेड कर सके। तो रॉबर्ट वी विल्सन का ये इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर बात करें पॉल आर मिलग्रॉम की, इन्होंने मल्टी स्टेज बिडिंग की बात की। तो मल्टी स्टेज बिडिंग में उन्होंने प्राइवेट वैल्यू की बात की। तो मिलग्रॉम ने काम किया प्राइवेट वैल्यू पे और रॉबर्ट बी विल्सन ने काम किया कॉमन वैल्यू पे। तो प्राइवेट वैल्यू क्या होती है? परसेप्शन, कि आपको पेंटिंग देखने का नजरिया क्या है, तो आपके हिसाब से उस पेंटिंग की वैल्यू अलग हो सकती है और किसी और के हिसाब से वो अलग हो सकती है। तो प्राइवेट वैल्यू ऑलवेज डिफर फ्रॉम बिडर टू बिडर। तो उन्होंने बताया कि अगर मल्टी स्टेज बिडिंग करेंगे तो बिडर्स को, जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे, उनको ज्यादा सोचने का मौका मिलेगा, उस चीज पर थिंक करने का मौका मिलेगा, और ताकि वो सही तरीके से उस गुड्स की वैल्यू को एस्टिमेट कर सके। तो ही डेमोन्स्ट्रेटेड एन ऑक्शन फॉर्मेट विल गिव द सेलर हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रेवेन्यू व्हेन द बिडर्स लर्न्स मोर अबाउट ईच अदर एस्टिमेटेड वैल्यू व्हिच डिपेंड्स अपॉन बोथ प्राइवेट एज वेल एज कॉमन वैल्यू ड्यूरिंग बिडिंग। तो मल्टी स्टेज बिडिंग कीजिए ताकि आप उस गुड्स का प्राइवेट एंड कॉमन वैल्यू दोनों को सही तरीके से एस्टिमेट करके फिर आप उस पर बिड कीजिए। इसे बोलते हैं मल्टी स्टेज बिडिंग। इस पर काम किया पॉल आर मिलग्रॉम ने। तो आप दोनों के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन समझ में आए। तो पॉल आर मिलग्रॉम का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है, प्राइवेट वैल्यू पे ज्यादा फोकस किया उन्होंने, और रॉबर्ट बी विल्सन ने फोकस किया कॉमन वैल्यू प्रिंसिपल पे, ताकि विनर्स कर्स को इवेड कर सके। समझ आई बात की नहीं आई? तो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, आपको सब कुछ समझ में आया। ऑक्शन क्या है, ऑक्शन थ्योरी क्या होती है, ऑक्शन थ्योरी के क्या बेनिफिट्स हैं, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन क्या है जिन्होंने इस साल का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स जीता है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। ये मेरा चैनल है होप तुषांत यादव। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए यहाँ पर भी हमें ज्वाइन कीजिए और अपना प्यार हमें यहाँ पर भी दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।